नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल के तीसरे भाग के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन और हम पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए देखते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर यानी कि SOM, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर मृदा जैविक पदार्थ। तो मृदा जैविक पदार्थ अगर हम इसको देखें, इसका घटक देखें, तो यह मुख्य रूप से बना रहता है डिकम्पोज या डिकम्पोज और पार्शली डिकम्पोज जो प्लांट एंड एनिमल जो रेसिड्यू है, यानी कि प्लांट और जो एनिमल के जो हिस्सा है, ठीक है, या तो वो डिकम्पोज हो गए हैं या अनडिकम्पोज है या क्या है पार्शली डिकम्पोज। ये सारा चीजों का क्या है मिश्रण रहता है। ठीक है, कुछ क्या भाग क्या रहेगा, डिकम्पोज रहेगा यानी कि सड़ जा रहेगा, कुछ क्या है सड़ना स्टार्ट रहेगा, अनडिकम्पोज मतलब नहीं सड़ रहेगा, और कुछ क्या है पार्शली डिकम्पोज हो रहता है। ऐसे जो रेसिड्यू पदार्थों को जो संगम रहता है, ठीक, ऐसे जो मिला जुला जो हिस्सा है किसका, प्लांट और एनिमल का, जिसे हम क्या बोलते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में आपको ये तीन चीज को रखना है। इसके अलावा इनमें रहता है माइक्रोब्स पाया जाता है, जो क्या करता है जी, जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। क्योंकि जो लीटर फल होता है, पौधे के जो पत्ती गिरता है, उसको क्या करता है, जो डिकम्पोज करने का, डिग्रेड करने का काम कौन करता है, ये जो माइक्रोब करता है। माइक्रोब जो रहता है, माइक्रोफ्लोरा है ना जमीन पर, ये इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है, डिकम्पोजर है, इसका महत्वपूर्ण रोल आपको देखने को मिलेगा। हम इसका जो मेन सोर्स देखेंगे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का, तो इसका जो मेन सोर्स है, देखिए जो प्राइमरी सोर्स अगर हम बात करें तो इनमें है जैसे लीटर लीफ, ठीक है, और रूट टिश्यू। ठीक है, और इसी में सेकेंडरी अगर हम सोर्स देखेंगे, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स देखेंगे तो आपका आता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, और कैसा एनिमल का टिश्यू जी, ये आपका है डेथ एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो डेथ एनिमल जो टिश्यू है, ठीक है, ये क्या करता है आपका सेकेंडरी सोर्स है। तो मेन सोर्स हम किसको कंसिडर करते हैं, जो लीटर फाल और जो रूट टिश्यू जो फसल काटने के बाद में जो फसल का ठूट बच जाता है, रूट का जो टिश्यू बच जाता है, ये आपका क्या है ऑर्गेनिक मैटर के मेन सोर्स है। ठीक है जी, इसी में अगर हम देखेंगे कि रोल ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का क्या रोल है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो सॉइल ये क्या करता है, देखिए इसका पहला जो रोल है यह है इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, मृदा के जो संरचना है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है, उसे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जो अच्छे इसका जो कंटेंट मृदा का, इसे करने का काम करता है, मतलब सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का काम करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, हम उस मृदा को हम कृषि के लिए अच्छा मानते हैं जिससे क्या है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है अच्छा रहता है। वो क्या है देखिए, तो इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है इट सर्व एज रिजर्वायर ऑफ मिनरल एंड ग्रोथ हार्मोन, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट और जो मिनरल का क्या है रिजर्वायर की भांति काम करता है। साथ साथ जो प्लांट को जो वृद्धि कारक जो पदार्थ होता है, प्लांट हार्मोन है, इसका भी रिजर्वायर की भांति काम करता है। हम नेक्स्ट देखेंगे एक्ट एज माइक्रोब फैसिलिटी, है ना। जितने भी जो माइक्रोब्स को आपको पता होगा कि जो सड़ गल रहते हैं, जो सूखे जो पत्ते जो गिरा है, ये क्या जब डिकम्पोज होता है तो यह माइक्रोब को के लिए क्या करता है, एक फैसिलिटी प्रदान करता है ताकि यहाँ पर जो माइक्रोब है वह ग्रो कर सके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यह परफेक्ट माना जाता है। हम इसी में देखेंगे प्रोवाइड फूड टू अर्थवर्म्स एंड रोडेंट्स। ठीक है, तो जमीन में जो रहने वाले जैसे अर्थवर्म है, केचुआ है आपका, है ना, चींटी है, और रोडेंट्स जो है उनको क्या करता है, ये भोज्य पदार्थ भी प्रोवाइड करता है, राइट। इसमें हम देखेंगे रेड्यूस सॉइल एल्कलिटी। आपको देखने को मिलेगा कि जो मृदा के जो पीएच मान जो बढ़ते रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मृदा जब क्षारीय हो जाता है तो हमारे फसल जो लगाने के लिए ज़्यादातर उपयुक्त नहीं होता। तो उस ऐसे जो चीज़ें क्या करता है, जो एल्कलिटी है, मृदा के क्षारापन है, खारापन है, उसे क्या करता है कम करने का भी
काम करता है। तो आपको सरसरी तौर से साथियों सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आपको याद रखना है। सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको तीन चीज देखने को मिलेगा। एक क्या बोलते हैं डिकम्पोज्ड पार्ट रहेगा प्लांट एनिमल रेसिड्यू का, दूसरा चीज है अनडिकम्पोज्ड यानी कि जो विघटित नहीं हुआ है, और तीसरा चीज है पार्शियली जो क्या है थोड़ा सा हल्का सा डिकम्पोज हुआ है। ठीक, ये तीनों का जो मिश्रण चीज आपको देखने को मिलेगा जमीन के जो फ्लोरा पर, सतह पर, ठीक है, जमीन के जो सरफेस पर, यहाँ पर इस प्रकार जो कूड़ा करकट आपको देखने को मिलेगा वही क्या है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है। और इसका जो मुख्य स्रोत क्या है, जो लिटर फॉल यानी कि जो पत्ती से जो गिरता है कूड़ा करकट गिरता है, ये इसका क्या है मुख्य स्रोत है। इसके अलावा जो फसल काटने के बाद में ठूंठ बचता है ये इसका मुख्य स्रोत के रूप में माना जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें जो सेकेंडरी स्रोत है, जो एनिमल्स का जो डेड टिश्यू है, ठीक है, जीव जंतु जो मर जाते हैं, ये इसका दूसरा सेकेंडरी स्रोत है। हम इसका दूसरा चीज हम देखें इसका ऑर्गेनिज्म जो मैटर देखें हम कि क्या क्या इसका जो रोल है, क्या इसका वर्क है। तो ये क्या करता है सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जो मृदा की जल धारण क्षमता है उसे बढ़ाएगा। इसके अलावा यह एक रिजर्वायर की भांति यानी कि पूरा स्टोर की भांति ये कार्य करता है। और ये क्या करता है जो ग्रोथ हार्मोन और न्यूट्रिएंट की मात्रा को मेंटेन कर रखता है। ये माइक्रोब को क्या है वृद्धि करने के लिए फैसिलिटी प्रदान करता है छोटे छोटे जो जीव जंतु को। इसके अलावा केचुआ, चींटी, ठीक है, और रोडेंट्स हैं उनके लिए भोजन का भी प्रोवाइड कराता है और इस मृदा की एल्कलिटी को कम करता है। हम यहाँ पर देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सोम, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सोम है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है उस पर क्या क्या जो फैक्टर है। तो मृदा जैविक पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक अगर हम देखेंगे इसको क्या क्या जो कारक है वो प्रभावित करता है। तो पहला कारक है साथियों क्लाइमेट, राइट। क्लाइमेट, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, जलवायु की बात करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो जलवायु है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे ट्रॉपिकल जो है, ठीक है, ट्रॉपिकल क्या करता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक जो मैटर है, ठीक है, उसे क्या करता है रिड्यूस करता है। क्योंकि जो ट्रॉपिक्स जो रीजन है उष्णकटिबंधीय, यहाँ पर क्या है जो ऑर्गेनिक मैटर जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। जबकि इसी के अगर हम तुलना में अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन की, ठीक है, ट्रॉपिकल में क्या रहेगा, ट्रॉपिकल में लो रहेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या रहेगा लो रहेगा, जबकि टेम्परेट में हाई रहेगा, ठीक है, इसके कंपेयर। तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सोम, ठीक है। जो नेचुरल यहाँ की जो वेजिटेशन है वह किस प्रकार की वेजिटेशन है, यह सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर हम मृदा की जो बनावट में देखें, टेक्सचर में देखें, ठीक है, तो जो मोटे जो कण है जो मृदा है, ठीक है, जो सैंडी सॉइल है उसमें क्या है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, क्या रहेगा जी कम रहेगा। और जबकि जो क्ले सॉइल है जो चिकनी मिट्टी है, ठीक है, क्ले में क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ड्रेनेज, ठीक है। तो जहां पर ड्रेनेज की जो फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, मतलब जल निकास की फैसिलिटी ज़्यादा रहेगा, वहां पास सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा कम पाया जाए। आपको पता है कि जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है अगर जल निकास पर्याप्त रहेगा तो जो ऑर्गेनिक मैटर है जल के साथ में बह करके चला जाएगा। लेकिन उसी तरह जल निकास अगर कम रहेगा तो क्या रहेगा जो ऑर्गेनिक मैटर क्या है वहाँ पास रिच रहेगा यानी कि वृद्धि रहेगा। नेक्स्ट है क्रॉपिंग इन द टीलेज, ठीक है, खेती और खेत की जुताई, राइट। खेती और खेत की जुताई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखने योग्य है कि यहाँ पर आप किस प्रकार के जो फसल लगा रहे हैं और कितना आप गहरा जुताई कर रहे हैं उस पर ये क्या होगा डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है सोइल अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मृदा में जो न्यूट्रिएंट है वो क्या करता है इसको बैलेंस करता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस। तो मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो उस जो मृदा है जिस पर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्रॉप लैंड है या जो फॉरेस्ट जो है तो वहाँ पर किस प्रकार के आप मृदा की प्रबंधन कर रहे हैं इस पर भी क्या करता है मतलब अफेक्ट करता है, या भी कि आप वहाँ के जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है वह किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे साथियों सॉइल क्लासिफिकेशन, मृदा वर्गीकरण के बारे में। तो मृदा वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं,
तो मृदा वर्गीकरण का अर्थ मतलब है कि मिट्टी का उसके मार्फोलॉजी यानी कि आकार, फिजिकल यानी कि उसकी जो भौतिक संरचना है, इसके अलावा केमिकल स्ट्रक्चर और वहाँ की क्लाइमेट, जियोग्राफिकल टोपोग्राफी, राइट। तो ये सब के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, सोइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसका हम पर्पस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले है इसका पर्पस है कि हम यहाँ की मिट्टी के बारे में जाने, राइट। उसके अलावा मिट्टी के बारे में अच्छा से मिट्टी की पहचान हो सके, उसकी अध्ययन के लिए सुविधा हो सके। इसके अलावा हम उस मिट्टी के बारे में जो एग्रीकल्चर, जो कृषि की जो मैनेजमेंट है, उसे हम क्या कर सके। तो ये सब क्या रहता है, इसका पर्पस रहता है। इसके अलावा इसकी जो पोटेंशियल यानी कि इसकी कितना क्षमता है, जो उस प्रकार से हम मिट्टी के आधार पर यूज कर सके, इस पर्पस से हम इसे क्या करते हैं, मिट्टी का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन को मृदा की विभिन्न अलग अलग आधार पर किया जाता है। तो पहला आधार है क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। मिट्टी में जो जैविक पदार्थ है उसके आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसे हम दो भाग में बांटते हैं। मिनरल सॉइल, ऐसे मृदा जहां पर 1 से 6% ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर साथियों इसे 1 से 5% भी दिया रहेगा, ठीक है, तो भी आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो मिनरल सॉइल में कितना 1 से 5% जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिनरल सॉइल के रूप में जानेंगे। और ऑर्गेनिक सॉइल दूसरा प्रकार है, इसमें लगभग 20% ऑर्गेनिक मैटर रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक सॉइल के रूप में रेफर करते हैं या पढ़ते हैं। नहीं तो दूसरा है, देखिए ये नाम से ही कठिन है, इसे क्या बोलते हैं, दोकोचिव जेनेटिक सिस्टम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दोकोचिव जेनेटिक सिस्टम। दोकोचिव जेनेटिक सिस्टम को हम यहाँ पास 3 प्रकार से इसे बांटते हैं सॉइल को। एक आता है जोनल सॉइल, ठीक है। जोनल सॉइल में ये जो मिट्टी है बहुत ही क्या बोलते हैं, उर्वर मिट्टी रहता है, ठीक है। जोनल सॉइल का जो मिट्टी रहता है वेल डेवलप सॉइल रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो जोनल सॉइल की अगर हम बात करें तो ये क्या रहता है, वेल डेवलप्ड सॉइल रहता है। और इसका उदाहरण अगर हम देखें, ठीक है, तो आता है लेटेराइट सॉइल और पोर्टजोल सॉइल, इसका उदाहरण है जोनल सॉइल का। दूसरा है अजोनल सॉइल, इसमें आता है एलुवियल सॉइल, इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है इंट्राजोनल सॉइल। इंट्राजोनल सॉइल में साथियों इनमें आता है सेलाइन सॉइल, यानी कि जो एल्केलाइन सॉइल है, ठीक है, जहाँ पर नदी के जो मुहाने समुद्रों में मिलता है, ऐसे जगह में तो इंट्राजोनल सॉइल क्या है, पाया था। इसका सेलाइन सॉइल और एल्केलाइन जो सॉइल है, इसका एग्जाम्पल है। साथियों इसका हम देखेंगे डिसएडवांटेज, यानी कि इसका हानि क्या है। तो इसमें देखिए हम इसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के जोन का जो स्टडी करते हैं, तो कई चीज क्या होता है, कई बार पूरा तरीका से स्पष्ट नहीं हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये दोकोचिव जो सॉइल है, ठीक है, इसमें विभिन्न अलग अलग लैंग्वेज को शामिल करके, ठीक है, किया जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी याद करने में कठिनाई होता है। ये क्या है, दोकोचिव जो जेनेटिक सिस्टम की डिसएडवांटेज है। हम नेक्स्ट आते हैं यूएसडीए सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, यानी कि मृदा वर्गीकरण का यूएसडीए सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कौन सा नाम जी, कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से भी इस सिस्टम को, यूएसडीए सिस्टम को जाना जाता है, या इसे बोलते हैं सेवंथ एप्रोक्सीमेशन के नाम से भी जाना जाता है, यूएसडीए सिस्टम। तो देखिए यूएसडीए सिस्टम का आधार है मार्फोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके अलावा क्लाइमेट इंडिजेनेसिस ऑफ सॉइल को के आधार पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी का क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर इसका लाभ देखते हैं। तो इसका जो लाभ अगर हम देखें तो मृदा के जो बहुत ही बेसिक चीज़ों को लेकर के इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इसे क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करना ईजी हो जाता है। ये इसका क्या है, पहला लाभ है। इसके अलावा अगर हम इसका लाभ देखें, ठीक है,
तो मृदा के जितने भी प्रॉपर्टी है, देखिए जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो सारे प्रॉपर्टी को ये डिफाइन करता है। इसीलिए क्या है, ये अच्छा माना जाता है, अच्छे तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें जो नॉमेनक्लेचर में जो यूज हुआ है लैंग्वेज, वह क्या है जी, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज यूज हुआ है, ठीक है, जिसे संसार के लगभग सभी भागों तक में क्या है, प्रचलन है, इसका चलन है। इसीलिए क्लासिफिकेशन क्या है, स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। हम इसी का देखें, इसका जनरल सिस्टम यूएसडीए सॉइल क्लासिफिकेशन। तो हम इसका जनरल सिस्टम अगर हम देखें, सामान्य इसका सिस्टम देखें, तो साथियों हम इसका बहुत डीपली नहीं जाएंगे। तो देखिए जैसे ऑर्डर, तो इसमें सोइल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यूएसडीए सिस्टम के आधार पर 12 सोइल ऑर्डर के रूप में वर्गीकरण किया गया है। 12 सोइल ऑर्डर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर में सब ऑर्डर विभिन्न ग्रुप को करेंगे। फिर ग्रुप के अंदर में हम ग्रेड ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं, ग्रेड ग्रुप, और ग्रेड ग्रुप के अंदर में आपको सब ग्रुप देखने को मिलेगा। फिर फैमिली और सीरीज। फाइनली अगर सीरीज में देखेंगे तो मिट्टी के जो वेराइटी है उसके आधार पर हम मिट्टी को क्या करते हैं, सीरीज बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप जनरल यूएसडीए सिस्टम को जान सकते हैं। साथियों हम इसमें जो यूनिक जो क्लासिक कैरेक्टर हम देख ले सकते हैं, कुछ जो सोइल ऑर्डर है जो हमारे एसीएफ एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसे सोइल ऑर्डर को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंस को, क्योंकि इससे और ज़्यादा आपका जो कोर्सेस है वो डीप नहीं जा सकता, क्योंकि साथियों इसमें आपको पीएचडी नहीं करना है, राइट। इसमें आपको उसी फैक्टों को याद रखना है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस है, और हमें सभी पेपर को रेफर करके बराबर, ठीक है, वेटेज देके चलना है। तो पहला है इसमें देखिए क्या बोलेंगे, गेलीसोल, ये या जेलीसोल या गेलीसोल पढ़ते हैं इसको जनरली हम लोग, ठीक है। तो गेलीसोल ये क्या है, टुंड्रा सॉइल है, एक प्रकार की जो टुंड्रा क्षेत्र में जो पाए जाने वाली मिट्टी है उसे हम क्या बोलते हैं, गेलीसोल। उसके बाद आता है हिस्टोसोल, ठीक है, जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है, ठीक है, ह्यूमस है, 30% से जब एबव रहता है तो उसी को हम बोलते हैं पेट सोल या हिस्टोसोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इंड्रोसोल। इंड्रोसोल उसको कहते हैं जो मिट्टी में क्या बोलते हैं, एल्कलाइन नेचर का होते हैं, सेलाइन सॉइल को इंड्रोसोल के नाम से जाना जाता है। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा एकदम सट्टा मार लीजिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, गेलीसोल ये टुंड्रा सॉइल है, हिस्टोसोल ये पेट सॉइल है जिसमें 30% से एबव ऑर्गेनिक मैटर रहता है। इंड्रोसोइल ये सेलाइन सॉइल है, ठीक है, सेलाइन सॉइल है, यानी कि यहाँ का इंट्राजोनल सॉइल है, समझ लो, राइट। इसके बाद में आता है मोलिसोल, ये क्या है, ग्रासलैंड सॉइल है। इस प्रकार के जो सॉइल में ह्यूमस की जो मात्रा है, खास करके जो क्ले वगैरह ज्यादा रहता है ग्रासलैंड के सॉइल में, ठीक है, ग्रासलैंड के सॉइल में क्या रहता है, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा हम देखेंगे एल्टी सोल ये क्या है, रेड सॉइल का नाम है, ठीक है, जहां पास जो फेरिक ऑक्साइड वाला जो कंपोनेंट्स ज्यादा रहता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेड सॉइल या एल्फी सॉइल के नाम से हम इसे जानते हैं। ये एल्फी सोल है, ठीक है जी, एल्फी सोल। तो इस प्रकार से साथियों आपको सॉइल क्लासिफिकेशन में ये जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, आपको याद रखना है किस किस बेस में क्लासिफाई किया गया है, इस चीज को भी याद रखना है। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों सॉइल फर्टिलिटी के बारे में, ठीक है जी। सॉइल फर्टिलिटी के बारे में हम देखेंगे। सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मृदा उर्वरता या सॉइल प्रोडक्टिविटी के नाम से भी इसको जानते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। थोड़ा सी इधर रेजोल्यूशन को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सुविधा होगा। तो देखिए मृदा का जो फर्टिलिटी हम उसे बोलेंगे कि मृदा की जो वह मतलब क्षमता जो क्या करता है, प्लांट को ग्रो कराता है, और उसका जो उत्पादकता मतलब उसे कितना वो सक्षम होता है, वो उसका क्या है, फर्टिलिटी है। तो देख सकते हैं हम जैसे सोइल प्रोडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ सोइल टू प्रोड्यूस पार्टिकुलर क्रॉप, ठीक है, क्या करता है, जो पार्टिकुलर क्रॉप को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, सोइल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, राइट। या सीक्वेंस ऑफ क्रॉप अंडर अ स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम,
ठीक है। जो सीक्वेंस ऑफ जो क्रॉप है हम अलग अलग जो रोटेशंस में जो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है जो पार्टिकुलर जो मैनेजमेंट सिस्टम में, तो वही उससे क्या है सॉइल फर्टिलिटी है, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी ही डिसाइड करता है कि हम किस प्रकार के जो वहाँ पर क्रॉप लगाते हैं तो उसके लिए वहाँ पर वो सक्सेसफुल होगा, राइट। अब इसी में साथियों देखिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि आपका ये फॉरेस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी जो सॉइल वाला पोर्शन है वहाँ भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्या है इससे सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसेंशियल एलिमेंट इसी के अंदर में। तो इसेंशियल एलिमेंट हम किसे बोलेंगे, तो वह तत्व, ठीक है, वह तत्व या वह एलिमेंट जो प्लांट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो, ठीक है, क्या हो, प्लांट की जो वृद्धि के लिए आवश्यक हो वह क्या होता है, वृद्धि परिवर्धन आदि के लिए आवश्यक एलिमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। तो देखिए अर्नॉन इन द शॉर्ट्स, ठीक है, स्टोर्ट्स के द्वारा 1939 में जो इसका क्राइटेरिया बताया था, जो इसेंशियलिटी के क्या क्या जो क्राइटेरिया है उसके लिए। तो क्राइटेरिया के लिए देखिए अनेबल टू ग्रो देयर ऑब्सेंस, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है इसके ऑप्शंस में अगर हम देखें, बिना इस न्यूट्रिएंट के जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट वह न्यूट्रिएंट को बोलेंगे जिसके ऑप्शंस में प्लांट क्या करेगा, जो ग्रो नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा, ठीक है, या उसका विकास संबंधित कोई भी जो प्रोसेस है वह संभव नहीं। दूसरा चीज है कैन नॉट बी रिप्लेस इन अदर एलिमेंट, ठीक है। तो इसे जो इसेंशियल एलिमेंट है कोई अन्य एलिमेंट से इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी कि विस्थापित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको आयरन चाहिए होगा तो आयरन ही चाहिए होगा, पोटास चाहिए तो पोटास ही चाहिए होगा। मतलब जो एलिमेंट है उसे अन्य एलिमेंट को कम्प्लीमेंट्री हम दे करके हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्राइटेरिया है प्ले डायरेक्ट रोल ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो इस जो इसेंशियल जो एलिमेंट है इसका डायरेक्ट प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रहता है, सहभागिता रहता है या उसका रोल रहता है। हम यहाँ पर देखें जो इसेंशियल, हालांकि जो न्यूट्रिएंट में देखेंगे तो हम यहाँ पर दो भाग में अगर देखते हैं, एक होता है मैक्रो एलिमेंट और दूसरा माइक्रो एलिमेंट, ठीक है। तो मैक्रो एलिमेंट में क्या कौन आता है जी, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब क्या है मैक्रो एलिमेंट है। उसी तरह से जो माइक्रो एलिमेंट में जो अन्य जो एलिमेंट है वह क्या है आता है, जैसे मोल्डिबेनम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है माइक्रो और ट्रेस के अंतर्गत हम सबको पढ़ते हैं। तो खैर वहाँ पर हम न्यूट्रिएंट के टाइप में नहीं जाएंगे माइक्रो में, यहाँ पर हम प्रमुख जो एलिमेंट को देखेंगे जो प्लांट के जो ग्रोथ वृद्धि में महत्वपूर्ण रोल करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसके जो कमी से क्या क्या जो रोग उत्पन्न होते हैं इसको देखते हैं। क्योंकि हर बार के एग्जाम में साथियों कोई भी कंपटीशन चाहे एग्जाम रहे, ठीक है, चाहे वो पीएससी का रहे, एसएससी का रहे या रेलवे का रहे या एसीएफ का एग्जाम रहे, जिसमें इस प्रकार के जो एलिमेंट को पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं न्यूट्रिएंट फंक्शन और इसका डिफिशियंसी, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट है और उससे कार्य हम देखेंगे और उसका क्या है सिम्टम हम देखेंगे, क्या लक्षण, क्या रोग उत्पन्न दिखाई देगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला देखिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन होता है कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, यह क्लोरोफिल के हिस्सा होता है। नाइट्रोजन मुख्य कंटेंट है, ठीक है, जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसके अलावा जो केमिकल कंस्ट्रक्शन है प्रोटीन और एमिनो एसिड का, ठीक है, जो प्रोटीन और एमिनो एसिड के निर्माण के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ही जरूरी है। इसका क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। इसका सिम्टम हम देखेंगे साथियों, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगा पौधा में तो क्या क्या होता है। तो देखिए येलोइंग ऑफ लीफ, ठीक है, जनरल स्टैंड ऑफ ग्रोथ, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जनरली हमारे छत्तीसगढ़ जो प्रदेश के जो मैक्सिमम जो भाई लोग हैं वो सब क्या है किसान परिवार से हैं। तो आप लोग देखे होंगे आपके खेत में जब यूरिया नहीं डालते हैं, ठीक है, तो आपका खेत कैसे दिखाई देता है, हल्का पीला पीला दिखाई देता है, ठीक है। तो जाहिर से है कहीं ना कहीं वो नाइट्रोजन की कमी को शो करता है। अगर बहुत ही कम मतलब रियरली मतलब सिम्टम जो उत्पन्न हो जाए किसी के मतलब खेत में नाइट्रोजन की जो कमी है या कोई पौधे में, तो पत्ती कैसे दिखाएगा, येलो कलर का दिखाई देगा और वृद्धि है वो क्या होगा रुक जाएगा। तो ये नाइट्रोजन के सिम्टम है। हम दूसरा देखेंगे फास्फोरस। यह क्या होता है कंपोनेंट ऑफ फास्फोलिपिड एटीपी इनहेंसी जर्मिनेशन एंड रूट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर फास्फेट का हम देखेंगे तो फास्फोरस है यह फास्फोलिपिड का हिस्सा है, कंपोनेंट है। इसके अलावा एटीपी के निर्माण के लिए भी फास्फेट चाहिए। इसके अलावा जो सीड ग्रोथ है
सीड जर्मिनेशन है और रूट ग्रोथ है उसे क्या करता है, इनहेंस करता है। और फास्फेट की भी कमी में क्या होता है, ग्रोथ क्या है, रुक जाता है। हम देखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, यह रेगुलेशन करता है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को। ठीक है, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट में आप लोग देखे होंगे सोडियम पोटेशियम पंप, ये सब चीजें पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये क्या करता है, जो मेम्ब्रेन के रेगुलेटिंग को, परमेबिलिटी को रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो डिसीज रेसिस्टेंस और एक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो पोटेशियम अगर देखिए आप लोग को याद होगा कि हम खेत में साथ में क्या डालते हैं, पोटाश डालते हैं। ठीक है, साथ में तो कोई भी जो क्रॉप लगाते हैं, पौधा भी लगाते हैं, साथ में पोटाश डालते हैं। और पोटाश को आप लोग सुने होंगे ग्रामीण जगह में कि पोटाश डाल दो दीमक नहीं आएगा, राइट। तो ये जो पोटाश है ये क्या करता है, जो पोटेशियम है कि ये इसका जो मेन जो फंक्शन होता है, यह प्लांट में रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है, यानी कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। और ये जो एंजाइम एक्टिवेशन में भी महत्वपूर्ण इसका भूमिका होता है। हम इसी में देखेंगे डीबिक, लीफ स्क्रोलिंग, मार्जिनल क्लोरिक। जो लीफ का आपको क्या बोलते हैं, स्क्रोलिंग देखने मिल जाएगा, पत्ती हल्का हल्का मुड़ना हो जाएगा, स्क्रोल होने हो जाएगा। और जो मार्जिन वाले हिस्सा में क्या होगा, क्लोरोसिस होना भी शुरुआत होता है इसके पोटेशियम के कमी से। आप देखेंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम बहुत ही क्या बोलते हैं, जो न्यूट्रेंट है, ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट है कैल्शियम की अगर हम बात करें तो यह क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन के सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन के सॉल्युबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है, साथ साथ सेल वॉल के रिजिडिटी के लिए भी यानी कि उसकी कठोरता, जो रिजिडिटी के लिए भी जिम्मेदार रहता है कैल्शियम। हम यहाँ पर देखेंगे तो डीबिक टिप हुकिंग, टिप हुकिंग इसका क्या है, सिम्टम है। हम देखेंगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का, ठीक है, और क्रोमोसोम का यही हिस्सा होता है। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल और क्रोमोसोम के जो निर्माण में भी क्या होता है, मैग्नीशियम का रोल रहता है। बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल का निर्माण, क्योंकि ये जो कोर जो एलिमेंट रहता है, सेंट्रल एलिमेंट रहता है, ये क्या आता है, मैग्नीशियम रहता है। आपको पता होगा कि इसका जो मैग्नीशियम है यह क्या आता है, क्लोरोफिल के सेंटर में रहता है। और जबकि देखें हीमोग्लोबिन में तो वहां पास आयरन रहता है, ये अंतर रहता है, राइट। और इसके बाद में जो क्रोमोसोम्स में भी मैग्नीशियम का जो महत्वपूर्ण कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी मैग्नीशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके सिम्टम में देखिए कॉटन, रेडिनिंग, ठीक है, ब्रोंजिंग, अपसीट रस, ये सब इसका क्या है, सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आएंगे सल्फर। तो सल्फर की बात देखें तो ये क्या करता है, इंक्रीज ऑयल कंटेंट। ठीक है, ये ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है। आप लोग याद होगा, ठीक है, मूंगफली के जो फसल लगाते हो तो क्या करते हो, सल्फर उसमें डाला जाता है, गंधक डाला जाता है, या सनफ्लावर के में गंधक डाला जाता है। तो उससे क्या होता है, जो ऑयल कंटेंट क्या है, अच्छा इंप्रूव होकर के आता है। इसके अलावा ये रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। ठीक है, अब देखिए टी येलो डिसीज, जो चाय में जो येलो डिसीज, इसके अलावा अपवर्ड कर्लिंग, जो लीफ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या होता है, कर्लिंग हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे बोरान। तो बोरान का जो रोल रहता है सेल डेवलपमेंट, यानी कि कोशिका के जो परिवर्धन में बोरान का इसका क्या रहता है, रोल रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें बोरान की कमी से स्टेरिलिटी आ जाता है, यानी कि प्लांट में तो फूल लगेगा लेकिन फूल क्या होता है, झड़ जाता है, मेल फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि उस प्लांट में जो इसका क्या बोलते हैं, जो फ्रूटिंग वगैरह तरीके से नहीं हो पाएगा, स्टेरिलिटी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग देखे होंगे, मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं कि आप अपने घर में जो क्या बोलते हैं, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट लाए रहते हैं, जो पौधे में सब्जी में डालने के लिए, वहां पर चेक करना, उसमें स्पेशली रहता है बोरान रहता है। ठीक है, जितने भी जो फल फूल वृद्धि वाला जो रहता है उसमें बोरान स्पेशल कंटेंट रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक उदाहरण मैं बता दूं, एक दवाई पहले आता था जो डालने का आता था, एग्रोमीन करके। ठीक है, बाद में पहले एग्रोमोन करके आता था, अभी क्या है, एग्रोमीन करके आता है। उसमें चेक करना, आपको बोरान का कंटेंट मिल जाएगा। ये सारा चीजों का भी कंटेंट मिलेगा, लेकिन बोरान स्पेशली उसमें मिलेगा क्योंकि ये फल फूल के लिए होता है। इसके अलावा हम देखें आयरन, तो आयरन की बात करें तो यह मोस्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है साइटोक्रोम के लिए। ठीक है, साइटोक्रोम क्या चीज होता है, मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा जो साइटोक्रोम के जो कंटेंट होता है
और ये क्या करती है, इसके नहीं होने से जो क्लोरोसिस हो जाता है, ठीक, इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाता है। हम देखेंगे मैग्नीज, तो मैग्नीज एक किसका कांस्टेंट होता है, क्लोरोफिल का कांस्टेंट होता है। जो मैग्नीज है आपको याद होगा, जो फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं, जो मैग्नीज का महत्वपूर्ण रोल रहता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ में, इसका स्पेशल रोल रहता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में इसका रहता है। इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन है फंक्शन है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हम इसका देखेंगे तो ये इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है इसके अनुपस्थिति में। इसके अलावा जो गम पॉकेट ऑफ सिट्रस डेवलप होता है, और सिट्रस के पौधे में गम पॉकेट ऑफ सिट्रस डेवलप होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जिंक, तो जिंक होता है इसेंशियल ऑफ सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्या आता है, जो क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है जिंक, और इसके कमी से रोजेट फ्रूट ट्री, जो फ्रूट ट्री है वो क्या होता है, रोजेट मतलब हो जाता है, ठीक है, पत्ती छोटे छोटे होते हैं, रोजेट उसका संरचना डेवलप होता है, ये जिंक के कमी से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपर, तो यह क्या होता है, नेसेसरी सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के सिंथेसिस के लिए यह क्या होता है, नेसेसरी होता है। साथियों वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा, अगर अक्षर छोटा अगर थोड़ा सा लगता है तो, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने का कोशिश किया हूँ। हम यहाँ पर देखें तो ये क्या होता है, मल्टीपल बर्ड फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार रहता है कॉपर। अगर कॉपर की कमी होता है तो मल्टीपल बर्ड फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉल्टीवेनम, तो मॉल्टीवेनम नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम रहता है उसका महत्वपूर्ण कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए इसमें महत्वपूर्ण इसका जो हिस्सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का हेल्प करता है। इसके अलावा हम इसका देखें तो नोड्यूल फॉर्मेशन, यानी कि रूट नोड्यूल बनने में दिक्कत होता है प्लांट में अगर मॉल्टीवेनम की कमी हो जाता है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों फॉरेस्ट सॉइल वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। हम इसका एक दिन देखेंगे पूरा इसका MCQ को, और आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। कोई दिन अगर क्लासेस नहीं आ पाती है तो समझ जाना कि आपकी ही जो कंटेंट प्रिपेयर करने में अगर मैं बिजी हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक से क्या है, मेरा भी हौसला बढ़ता है, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आ सकूँ। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो भी जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता हूँ, आपको पता होगा फॉरेस्ट्री में एकमात्र लेक्चर मैं लेकर के आता हूँ, ठीक है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इससे और शानदार कंटेंट, ठीक है। तो अपने जितने भी साथियों हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे जो नए व्यूअर लोग हैं वो लोग स्पेशली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन